क्या होता है, नेबरहुड क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की दुनिया में जो छोटे छोटे वर्ड यूज किए जाते हैं उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तो हम लोग उस डेफिनेशन पर वर्क करेंगे आज की क्लास, और कल भी ये क्लास आपकी होगी जिसमें हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो भी डेफिनेशन आपको आगे मिलेंगे, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कि ओपन डिस्क लेना है, तो आप ये समझो कि ओपन डिस्क क्या होता है। हम आपको बोला कि एक जो है सर्कल लेना है, तो सर्कल क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स की दुनिया में किसी भी डेफिनेशन को कैसे समझना है वो हम चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में और इसके एक लेक्चर आगे। फिलहाल स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जितना भी आपको अभी तक मैंने पढ़ाया है वो सारी बातें रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। और रिवीजन कराने के बाद जो है आगे हम प्रोसीड करेंगे, कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले रिवीजन स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग सभी को। मोबाइल नंबर के अंत में 274 है, नहीं मेरे मोबाइल के नंबर के अंत में 274 नहीं बाबू, मेरे मोबाइल के लास्ट में जो है, अच्छा मैं अभी आपको नंबर अपना शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर जो है जो आपके ग्रुप में ऑलरेडी लगा हुआ है 6394845297, ठीक है, ये नंबर है। चलो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। देखो हमने सबसे पहली जो बात की थी, आज हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट को भी समझेंगे। दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहली बात जो हमने की थी वो हमने बताया था कि अगर आपको आवश्यकता किसी चीज की पड़ती है, ठीक है, तभी उसका आविष्कार होता है। आपके पास एक जो है इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मिला -1। अब आपके पास कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं था जिसका स्क्वायर करने पे वैल्यू -1 मिले, तो यहाँ से हमको नीड हुई कि एक हम नए सेट का आविष्कार करें, एक नया नंबर सिस्टम डेवलप किया जाए, ठीक है। और जो नया नंबर सिस्टम डेवलप किया गया वो कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू लिखा अंडर रूट में -1। अब ये जो वैल्यू आया यहाँ से, तो यहाँ से x की वैल्यू मिली x इज इक्वल टू आई, और ये जो i है, i इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, i को हम बोलते हैं आयोटा, i इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको पता है i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो i टू द पावर अगर मैं 4 करूं तो वैल्यू हो जाएगी +1, ठीक है। इतनी बात हम समझ चुके थे। फिर हमने ये बोला था कि जैसे कॉम्प्लेक्स रियल एनालिसिस में क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है। रियल एनालिसिस में एक लाइन ड्रॉ करते थे, इस लाइन पे जो बीच में 0 होता था, इधर पॉजिटिव रियल नंबर 1 2 3 4, इधर नेगेटिव -1 -2 -3, इधर प्लस इनफाइनाइट होता था, इधर माइनस इनफाइनाइट होता था। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इतनी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट का कोई सीन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट का सीन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो एक प्लेन पर रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ना कि एक लाइन पर। अगर लाइन पर रिप्रेजेंट करते रियल नंबर लाइन सिस्टम होता था, यहाँ पे हम प्लेन पे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस प्लेन पे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, रिवीजन बस आज चल रहा है, आज के वैसे रिवीजन क्लास नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास कोई जेड एक नंबर है जिसमें x प्लस आई वाई है, तो आपने ऐसे प्लेन ड्रॉ किया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, और यहाँ पे हो गया 0, इधर आप चले x और इधर चले y, तो यहाँ पे सपोज करो x डिस्टेंस चले, यहाँ पे y चले, ठीक है। तो इन दोनों को डॉटेड किए और जो यहाँ पे मैचिंग इनका मीट पॉइंट मिला, इस पर्टिकुलर पॉइंट को z को बोलेंगे x प्लस आई वाई, ठीक है। अब जो है अगर मैं z बार की बात करूं तो z बार इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है। z और z बार आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, और जिस प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर अर्जेंट प्लेन, ठीक है। कभी कभी इसको गासियन प्लेन भी बोला जाता है। इतनी बातें समझ में आई। इसके बाद आपको हमने बताया था कि यहाँ पे अगर आपके पास इफ यू हैव z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जो z है उसे हम बोलेंगे x, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो क्या है यहाँ पे y, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू y, मतलब कि जो नंबर जो है यहाँ पे देखो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जहां पे x कमा y बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात तो ये थी कि जो भी i के साथ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और जो i के साथ होगा मतलब वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और वो आपका y एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहां से एक चीज और हम बात करेंगे, मॉडुलस की बात करेंगे।
अगर मॉडुलस की बात करें तो लिखेंगे मॉड ऑफ जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें हुई थी। इसके बाद हमने बताया था कि आप कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी दो नंबर को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। रीजन ये है कि अगर वो एक लाइन पे होता तो हम लेस देन या फिर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू का कुछ निशान लगाते, बट ये प्लेन पे बिखरे पड़े हुए हैं तो हम यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन कभी भी किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के हम ऑर्डर रिलेशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बारे में आपको एक चीज और बताया था कि अगर जो है मान लो आपको बोले कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू व्हाट, तो रियल पार्ट ऑफ जेड अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपको जेड इज इक्वल टू मिला है एक्स प्लस आई वाई और जेड बार की वैल्यू है एक्स माइनस आई वाई, जहां पे जेड बार जो है वो जेड का कॉन्जुगेट नंबर है। ठीक है, तो ऐड करोगे तो जेड प्लस जेड बार मिलेगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा और ये नंबर जो है सेम प्लस माइनस में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी जेड प्लस जेड बार बाई 2, और जो x है ये कुछ और नहीं, रियल पार्ट ऑफ जेड को हम x बोलते हैं, तो लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार बाई 2। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही इमेजिनरी निकालना है मीन्स y की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, z is equal to x plus iy and z bar is equal to x minus iy। दिख रहा है यहाँ पर? नहीं सर, अभी दिखेगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है ना? अब यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करो तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2i y। ठीक है, अगर सिर्फ आपको y चाहिए तो लिखेंगे z माइनस जेड बार अपॉन आई वाई। इतनी बात समझ में आई थी? ये हमारा सबसे पहले दिन का लेक्चर था जो हमने पहले लेक्चर लिया था। हाँ 2i, ओके सॉरी, y इज 2i। ठीक है, थैंक यू। चलो इतनी बात हो गई। देखो नोट्स ऑलरेडी आपको मिल चुका है, ठीक है, और अभी मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, लिखने की जरूरत तो इसको है नहीं, नोट्स मिल गया। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है। सर हाँ बोलिए। सर क्या एक इमेजिनरी नंबर को रियल एक्सेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा आपने इमेजिनरी नंबर को रियल एक्सेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं। हाँ, तो फिर आपने जो वो बताया था कि कॉम्प्लेक्स को हम एक प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेस पे आपने y। यस सर। देखो यहाँ पे x और y जो दोनों हैं ये दोनों को दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। x भी एक रियल नंबर है, y भी एक रियल नंबर है, तो x को हम इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, y को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो इस पर्टिकुलर z को रिप्रेजेंट करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन दिस एक्सिस और दिस एक्सिस। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर होगा, जैसे मान लो हम बोले कि आपके पास कोई एक नंबर है z इज इक्वल टू सिर्फ 2 है, 2 प्लस 0 इंटू आई है, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अगर मान लो मैंने लिखा z इज इक्वल टू 0 प्लस 3i, तो हम सिर्फ यहाँ ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम 3 पॉइंट पा जाएंगे तो ऊपर 3 पे रिप्रेजेंट कर देंगे। मैंने ये बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे x और y दोनों के दोनों रियल से बिलोंग कर रहे हैं। x को हम x एक्सिस पे लेके चलते हैं, y को y एक्सिस पे, और दोनों का जो सेंटर पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे इधर एक्सटेंड किए, इसको इधर एक्सटेंड किए, ये जो पॉइंट मिला ये पर्टिकुलर पॉइंट है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा अगर मैं आपको दे दूं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास कोई z इज इक्वल टू एक नंबर है 2 प्लस 3i, दिख रहा है ऊपर, ठीक है। अब ऐसे मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ किया, y एक्सिस हो गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे 0 हो गया, x एक्सिस पे 2 है, रियल पार्ट इसका इस पे लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट इस पे लिखते हैं। x एक्सिस 2 है तो हम यहाँ से 1 यूनिट चले, 2 यूनिट चले, यहाँ पे 2 मिल गया। इमेजिनरी 3 है तो 1 2 3, यहाँ पे पहुंचे 3 हो गया। अब यहाँ से हम डॉट डॉट आगे बढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, और ये जो नंबर होगा इस पर्टिकुलर नंबर को बोलेंगे 2 प्लस 3i। जेड को कभी कभी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2,3 भी लिखते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन ऐसे होते हैं। अगर मान लो ये माइनस होता तो हम नीचे प्रोसीड करते, ये माइनस होता तो हम इधर प्रोसीड करते। तो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का।
सर 3i एंड 4i में, किरण जी एक बार बोल दीजिए आप क्या बोले, 3i एंड 4i में क्या कंपेयर करने के लिए? कंपेयर सिर्फ मॉडुलस वैल्यू का हम कर सकते हैं, कंपेयर सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस वैल्यू का हो सकता है। देखो आप जो बोलिए और आई को लाइन पे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो है जीरो भी होगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिखा 0 + 3i, ठीक है, 0 + 4i, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए तो 0 यहीं पे है, 3i यहाँ मिला, 4i यहाँ मिला, ठीक है। तो अब जो है आप 3i और 4i में अभी कंपेयर नहीं कर सकते, रीजन ये है कि सिर्फ मॉडुलस वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो ये 0 मिल जाएगा, फिर 3 9 मिलेगा, मॉडुलस वैल्यू 0 मिल जाएगा प्लस 16 मिल जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो मॉडुलस वैल्यू में ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप बोलो कि इसको हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसका कंपैरिजन का कोई रूल नहीं है, ठीक है। स्पष्ट रूप से ये आपके एनसीईआरटी बुक में क्लास 11 में लिखा है कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा ये बताओ, जो नंबर ही इमेजिनरी है, जो काल्पनिक है, जिसको आप बस सोच सकते हो कि अच्छा ये नंबर होगा, तो आप कंपेयर कर सकते हो। मान लो जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, अगर हम बोले कि दो आत्माएं हैं, ठीक है, मान लो सपोज को मरने के बाद दो लोग की आत्मा मिलती है, तो बोलते हैं कि इनकी आत्मा लंबी, इनकी आत्मा छोटी, आप बता सकते हैं, आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जैसे भूत प्रेत होता है ना, कल्पना कर सकते हैं ऐसा भूत आया होगा, तो वैसे काल्पनिक नंबर, इसका नंबर ही काल्पनिक नंबर, तो बताओ कल्पना में छोटा बड़ा क्या कर सकते हो? समझ पा रहे मेरी बातों को आप? यस सर। देखिए जो मैथमेटिशियन है ना, वो अपने हिसाब से बड़ी सारी चीजें आगे डिफाइन करेंगे। आप जो है जब बीएससी सेकेंड ईयर में थे, ठीक है, तो आप जब रिंग थ्योरी पढ़ते थे तो उसमें पॉलिनोमियल रिंग आया, फिर इक्विलिब्रियम रिंग आया, अगर शायद अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको वहां पे आइडिया लगा होगा कि कुछ ऐसा सेट मिला होगा, ऐसे जेड मिला होगा, रूट में 5 मिला होगा, तो वहां पे नंबर a + b√5 का मिला होगा, ठीक है। जब मैथमेटिशियन थक गए ना, 1 2 3 4 काउंट करके थक गए, तो -1 2 3 4 लेके आए, जब उस पर भी काम हो गया तो जीरो को लेके आए, जब उस पर भी काम हो गया तो रूट को लेके आए, मतलब वो कुछ ना कुछ अपना नियम कानून लेके आते रहे, ठीक है भाई, उनको भी तो अपना जीवन चलाना था, तो वो कुछ ना कुछ उसी में नया आविष्कार करते रहते थे और उसी को बोलते थे कि नया नंबर सिस्टम डेवलप हो गया है। किसी को जाके बताओ कि एक नया नंबर सिस्टम है जो z√5 का है, जिसमें a + b√5 के नंबर आते हैं, तो नॉर्मल जो बीएससी नहीं किया वो कहेगा कि बस बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। लेकिन बीएससी अगर करते हो उसका बहुत वेटेज है, वो पीआईडी होता है, पॉलिनोमियल इक्विलिब्रियम रिंग होता है, पीईडी होता है, यूएफडी होता है, पता नहीं क्या क्या मिलेगा अभी आपको, अभी एमएससी करो साइलो थ्योरम मिलेगा, ठीक है, जहां से आप देखते ही बता रहे हैं ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इसके कितने सब ग्रुप बनेंगे। तो ये सारी चीजें जो है कल्पना के ऊपर है, ठीक है, और ये सारा आपको रिसर्च वर्क में हेल्प करेगा। जो अभी आप कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे आगे चल के, सिंगुलरिटी वगैरह, तो ये जब रिसर्च करेंगे, जो कोई आगे चल के फिजिक्स में रिसर्च करेंगे और जिनका स्पेशलाइजेशन होगा कॉस्मोलॉजी, तारों का अध्ययन, तो उनको सिंगुलरिटी की एक किताब ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बड़े अच्छे राइटर्स की किताब आती है अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी की, तो वो किताबें उनको पढ़नी पड़ेगी अगर उनको कॉस्मोलॉजी में रिसर्च करना है तो। लेकिन हमारी राय मानिए, इतना मत पढ़िएगा कि पढ़ाई खत्म हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वहां तक पहुंच गए थे, और उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसमें हमने आपसे चर्चा की थी कि आर्गुमेंट के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज छूट रहा है हम लोग का, अगर आपके पास z = x + iy था, तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे x हो गया, तो मान लो ये पॉइंट जो था ये x + iy था, इसको हमने अगर ऐसे मिला दिया तो ये एंगल थीटा मिल गया, ये x है, ये y है, ये पॉइंट हमने p ले लिया, और यहाँ पे हमने लिखा r, तो r की जो वैल्यू मिलेगी वो मॉडुलस वैल्यू मिलेगी x² + y²। यहाँ पे जो थीटा होगा, इस थीटा को हम बेसिकली बोलेंगे आर्गुमेंट, क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन से जो एंगल आपका बनाता है नंबर, उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। और थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स y/x। आगे अगर थोड़ा सा और इसको बढ़ाया जाए तो आपको पता है ना कि किसी भी कार्टेशियन सिस्टम को अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने की कोशिश करें तो आपको पता है कि x की वैल्यू क्या होती है, r cos थीटा होती है, ठीक है। अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव करें, अगर किसी ने मैथ्स के साथ फिजिक्स लिया होगा बीएससी थर्ड ईयर में, तो उसे जो है पहले चैप्टर में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब मिलेगा, ठीक है।
मैथमेटिकल फिजिक्स में इसलिए हम बात कर रहे हैं, और मैथमेटिकल फिजिक्स पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन ही है जो आपको एमएससी में मिलने वाला है अगर आप एमएससी मैथ से करेंगे तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स को लिखते हैं r cos थीटा और y को लिखते हैं r sin थीटा। अगर इन दोनों को हम यूज कर लें तो z इज इक्वल टू मिल जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r भी रहेगा यहाँ पे, z इज इक्वल टू r को कॉमन कर लो, दिख रहा है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे मिलेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये सब पुरानी बातें रिवीजन हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे z इज इक्वल टू r और ये जो वैल्यू है cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसे आप बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा करते थे ट्रिग्नोमेट्री में e पे पावर i थीटा, ठीक है, e पे पावर i थीटा। अब अगर हम आर्गुमेंट की बात करें तो ये आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड में बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z का मतलब होता है थीटा। और यहाँ पर अगर हम इस z अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया है, पोलर सिस्टम में अगर z दे रखा है तो इसका जो है वैल्यू क्या होगा, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, ये बात हमें करनी है, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास यहाँ पे, अगर सपोज को आपके पास यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z की बात करेगा तो कुछ और नहीं, ये जो e का पावर i, ये जो थीटा है, ठीक है, इसी को हम लिखते हैं आर्गुमेंट और इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स y बाई x, ठीक है। तो यहाँ से कुछ आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया गया था जिसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये थी, अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 मिला था, इसको लिखते थे आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आपको आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 मिला था तो इसको लिखते थे आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, ठीक है। और हमने आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। अब इन दोनों प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है आपको पता होगा कैसे करना था, प्रूफ पता है सभी को कि प्रूफ को मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी से निपटा दूं, 2 मिनट लगेगा। ये इतनी बातें समझ में आ रही हैं? कर दीजिए, प्रूफ कर दें, चलिए। प्रूफ मुश्किल से 2-2 मिनट का प्रूफ है, कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, हो जाएगा अभी तुरंत। चलिए, यहाँ पे अगर हम आर्गुमेंट ऑफ z की बात करें, मूव करिए तो प्रूफ करिए, क्या लिख रहे हैं। अगर आपके पास z की वैल्यू है e टू द पावर i थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ z को आपने डिफाइन किया कैसे, थीटा। अच्छा, अगर मान लो आपके पास z1 कोई नंबर है तो r1 e का पावर i थीटा 1 मिलेगा। अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 की बात करेंगे तो e का पावर i थीटा 1 है, थीटा 1 मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई z2 नंबर है तो r2 मिलेगा, e का पावर i थीटा 2 मिलेगा। यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z2 की बात करेंगे तो सिंपली थीटा 2 मिलेगा। समझ पा रहे हैं? एक ये रिजल्ट आपको लेके चलना है, एक ये रिजल्ट लेके चलना है। अब यहाँ पे आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। कुछ लोग जो है कॉन्टिन्यूसली जुड़ते रह रहे हैं, प्रॉपर दिख रहा है बोर्ड पर ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम पहले वाले का प्रूफ करें, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें तो क्या मिलेगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2। z1 की वैल्यू उठा के ये यूज कर लें, आर्गुमेंट लिखते हैं z1 की वैल्यू r1 e का पावर i थीटा 1 इंटू z2 की वैल्यू क्या है, r2 e का पावर i थीटा 2। यहाँ पे लिखेंगे आर्गुमेंट, यहाँ पे देखना r1 इंटू r2 कर लें, r1 इंटू r2 कर लें। e का पावर जो है e और e दोनों अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, i थीटा 1 प्लस i थीटा 2 कर देते हैं। आर्गुमेंट ऑफ r1 इंटू r2 और e का पावर i, यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आर्गुमेंट ऑफ z की बात करेंगे तो यहाँ पे जो r है
ई है, आई का पावर थीटा, तो जो यहाँ पे थीटा वैल्यू है बस इससे मतलब है। तो यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ ये जो नंबर है R1 R2 छोड़ दो, ई का पावर जो मतलब जो ई का पावर है आई थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो बस इससे मतलब है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ Z2। बात समझ पा रहे हैं? ये प्रूफ उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है ना? देखो सिंपल सा प्रूफ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब जरा इसका सेकेंड वाला प्रूफ देख लेते हैं, सेकेंड वाला पार्ट इधर कर लेते हैं। सेकेंड वाला पार्ट लेके चलना है आपको, इधर यहाँ पे दिख रहा है ना, आर्गुमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू क्या है, R1 e का पावर I थीटा 1, यहाँ पे क्या है R2 e का पावर I थीटा 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे लिखें आर्गुमेंट, और देखो R1 अपॉन R2 तो ठीक है, यहाँ पे e का पावर I थीटा 1 हो गया, और ये जब ऊपर जाएगा तो इंटू e का पावर माइनस I थीटा 2 हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ R1 अपॉन R2, e का पावर I कॉमन कर लो, थीटा 1 माइनस थीटा 2। हमको आर्गुमेंट में यहाँ पे कुछ भी दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, e का पावर I के साथ जो यहाँ पे थीटा होगा वही आर्गुमेंट होता है। यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू R1 e का पावर I थीटा 1, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 की बात की तो सिर्फ थीटा 1 आया, आर्गुमेंट ऑफ Z2 की बात की तो यहाँ पे थीटा 2 आया। तो जब इसके आर्गुमेंट की बात करें तो e का पावर I, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, और थीटा 1 की वैल्यू क्या है, थीटा 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ Z1 लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। समझ पा रहे हैं? थोड़ा समय इधर कर दो। यस सर। ठीक है, ये दोनों प्रूफ आपको समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब इसको मैं इरेज करके और आपसे कुछ क्वेश्चन मैं कराया था, फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की हम बात किए थे, तो आज प्रिंसिपल आर्गुमेंट में हम थोड़ा सा आगे आपको मूव करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा और हम लोग नोट करेंगे रिजल्ट, खैर वो आपको हम फोटो क्लिक करके और पीडीएफ बना के भेज देंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाला। हमने बताया था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा जो है माइनस पाई से और प्लस पाई के बीच में ही लेके चलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए 4 केस हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और मैं देखता हूं कितने लोगों का आंसर सही आता है, कितने लोगों का आंसर गलत आता है। चलिए क्वेश्चन आपका ये है, z इज इक्वल टू 4 प्लस 4i है, तो आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या होगी, बताइए। 45 होगा सर। अरे 45 कैसे होगा भाई, अच्छा 45 डिग्री, ठीक ठीक ओके, 45 डिग्री ठीक है ओके। एक्चुअली हमको लगा 45 कैसे हो जाएगा। चलिए करेक्ट आंसर है। अच्छा एक चीज मैं और आपको बताना भूल ही गया था, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास जो नंबर है वो अगर, हाँ ठीक है 45 डिग्री आंसर करेक्ट है, 5/4 इज आल्सो करेक्ट। ओके अमित जी ओके, हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास मान लो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू कुछ भी है, तो अगर ये मान लो प्योरली रियल हो जाता है, ठीक है 2 प्लस 0 इंटू आई हो जाता है, मतलब कि प्योरली रियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और प्योरली रियल मतलब कि 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो x एक्सिस से और मैं इसी 2 पे एक बार फिर रीड्रॉ कर दिया, तो जो एंगल है मान लो ये लाइन है और ये आपका एक्सिस है, कुछ ऐसे कर लेते हैं ऐसे, और अगर रियल का रियल ही रहेगा मतलब प्योरली रियल नंबर है तो इसी पे मूव कर जाएगा, मतलब कि इनका एंगल 0 हो जाएगा। वेरी गुड गौरव जी, किरण जी, सभी का आंसर आ रहा है, मनीष शेरवंशी ओके ठीक है बिल्कुल सही है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उनके बीच का एंगल 0 है, यानी आर्गुमेंट 0 होगा।
अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली रियल हो गया, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 0, और अगर है प्योरली इमेजिनरी होगा पाई बाई 2 होगा। गुड, ठीक है। अगर मान लो प्योरली इमेजिनरी हो गया, तो ऐसे अगर ड्रॉ करोगे तो प्योरली इमेजिनरी बस इसी एक्सिस पे चल रहे हो, और यहां से इसका एंगल कितना है, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू मिलेगा पाई बाई 2। ठीक है, हो गया। अब देखो जल्दी जल्दी हम लोग 4 रिजल्ट लिखेंगे, और उन रिजल्ट्स पे एक क्वेश्चन भी आपको मैं फोटो जब भेजूंगा तो उसमें ऑलरेडी रहेगा। देखो जैसे मान लो आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो जो आर्गुमेंट का केस होगा, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग अल्फा सपोज कर लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z। अब जैसे मान लो ये पहला केस हो गया, दूसरा केस ये आता है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात हो रही है, ये कैपिटल आर्गुमेंट कर लो, एक मिनट। आर्गुमेंट, या फिर इस केस में दोनों बराबर होता है, कैपिटल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट दोनों बराबर होता है। केवल से मान लो दूसरा केस क्या है, क्या हुआ, केवल ट्रांसफॉर्म कर दे तो बदलता है। पहले केस में आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और स्मॉल आर्गुमेंट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, जब दूसरा केस आएगा व्हेनेवर x इज लेस देन 0, दूसरा केस जब आएगा, ओके, जब दूसरा केस आएगा व्हेनेवर x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जो आर्गुमेंट होगा, देखो मैं कैपिटल लिख रहा हूं, कैपिटल ए का मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की विशेषता ये होती है कि इसका वैल्यू जो है -5 से +5 के बीच में होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आर्गुमेंट लिखेंगे तो इस केस में क्या होगा, पाई माइनस अल्फा लेके चलेंगे, मतलब आपको अल्फा की ये जो वैल्यू मिलेगी ना, उसे आप पाई में से माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ये रूल होता है। तीसरी जब बात करेंगे तो यहाँ पे x को ग्रेटर लिख चले, यहाँ पे हम x को लेस देन 0 कर लेते हैं और y को भी लेस देन 0 कर लेते हैं। और यहाँ पे जब आर्गुमेंट की बात करेंगे, आपका ये सिलेबस कुछ और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किसी दिन मैं आपको ब्रांच पॉइंट ब्रांच का जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा ऐसा क्यों लेके चल रहा है, पाई में से क्यों माइनस कर रहा है। अभी इस टॉपिक को यही जो आपके सिलेबस को इतना डीप में नहीं जाना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया। अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स करते हो तो एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक चैप्टर बड़े अच्छे से आर्गुमेंट का ही है और बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। तो यहाँ पे जब आपको मिलेगा तो आप आगे माइनस करेंगे और पाई माइनस अल्फा करेंगे। अल्फा की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, tan इनवर्स y बाई एक्स लेके चलेंगे। इसमें चौथा केस आएगा व्हेनेवर x इज लेस देन 0। सर पाई प्लस अल्फा भी होता है। हाँ, पाई प्लस अल्फा भी होता है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। नहीं, ये वाला जो है डायरेक्ट माइनस अल्फा लिखते हैं। माइनस अल्फा का मतलब कि tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, ये आप जो है अभी आपको ये बताया लिखा हो कहाँ पे, नहीं हमने देखो जब बोला ये जो आर्गुमेंट ऑफ z है, इसका मतलब नॉर्मली होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, इधर लेकिन अगर मैंने ऐसे नहीं, सेम नहीं है बाबू, सेम नहीं है। यहाँ पे आगे माइनस साइन लिखा है, देखिए यहाँ पे आगे माइनस साइन लगाया हुआ है, ये माइनस साइन है। 2 पाई में अल्फा भी होता है। हाँ वो भी हो सकता है, 2 पाई माइनस अल्फा भी कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस अल्फा भी होता है। बिल्कुल होता है, मुख्य आर्गुमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। हाँ वही मुख्य आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन जैसे एक पैटर्न को मैंने बता दिया कि इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे तो मैथ्स में कई सारे रूल है कि आप हाँ बोलिए सर। दूसरा और चौथा कंडीशन सेम ही है। दूसरे और चौथे का एक मिनट, हाँ कौन सा कंडीशन बच रहा है, ग्रेटर देन लेस देन y ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ, ये ऐसे ग्रेटर देन कर लो और ये लेस देन कर लो। ठीक है,
ये वाला केस ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा वो लिखने में जो है। चलो, एक्चुअली होता क्या ना कि जब आपकी 10 मिनट वाली जो है हमको मिल जाती है कि अब 10 मिनट और बचा हुआ है, तो मैं सोचता हूँ कि 10 मिनट में कितना पढ़ा दूं, ठीक है, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। अच्छा, इसको मैं इरेज कर दूं, इसका मैं लिख मतलब रिटेन और इस पे क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा। थोड़ी सी और बात कर ले क्या, थोड़ा सा और आगे बात कर लें? यस सर। चलिए आगे थोड़ी सी बात करेंगे। आपका क्लास फिजिक्स का 6 बजे से है ना? यस सर। चलो थोड़ा सा और आगे पढ़ने, क्योंकि अब तक जो पढ़े सब रिवीजन ही हुआ है, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। लेकिन एनालिटिक फंक्शन को पढ़ते समय आपको बोला जाएगा, उसकी डेफिनेशन ही ऐसी होती है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन इट्स डेल्टा नेबरहुड, या फिर बोल सकते हैं कि अपने नेबरहुड में अगर हर एक पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए तो उस फंक्शन को बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। तो अब यहाँ पे नेबरहुड की डिफिनेशन आपको चाहिए कि नेबरहुड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, नेबरहुड के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अगर नेबरहुड डिफाइन करते हो तो बोला जाता है कि नेबरहुड एक जो है आप सर्कल लेंगे और उस सर्कल को लेस देन डेल्टा होना पड़ेगा, मतलब उसका रेडियस अगर लेस देन डेल्टा तो बोलते हैं नेबरहुड है। तो अब ये सर्कल क्या होता है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल से, ठीक है। तो पहला जो आपका पॉइंट आता है ये आता है सर्कल। अब देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट, इसको हम Z0 बोल देते हैं, और यहाँ से हमने एक जो है R रेडियस ले लिया। अब यहाँ पे एक जो है वेरिएबल Z लेके चलते हैं, कुछ इस प्रकार से सर्कल का निर्माण होता है, ठीक है। क्लास 9th में पहली बार आपको सर्कल मिला होगा तो बोलते थे कि सर्कल इज नथिंग बट इट इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। ऐसा पढ़ते थे क्लास 9th में। तो सेम यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे अगर आप मॉड ऑफ Z0 माइनस Z अगर कर दो और ये लेस देन R इक्वल टू R हो जाए तो ये सर्कल होता है। यहाँ पे एक वैल्यू रख दो Z। डिस्टेंस फॉर्मूला से पढ़ते थे कि दो नंबर के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मॉडुलस वैल्यू ले लो, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये आपका सर्कल होगा। अब देखो इसके बाद सर्कल के बाद जो है, अगर इसी में हम डिस्क की बात करें तो एक होता है ओपन डिस्क और एक होता है क्लोज डिस्क। अगर ओपन डिस्क की बात करें तो यहाँ पे Z माइनस Z0 करके लेस देन R कर दो, और यहाँ पे Z माइनस Z0 करके लेस देन R इक्वल टू R कर दो। देखो होता क्या है, ओपन के केस में जो बाउंड्री पॉइंट होंगे वो जो है सर्कल में नहीं आएंगे, बाउंड्री पॉइंट बाहर आएंगे। ओपन के केस में बाउंड्री पॉइंट को काउंट नहीं करेंगे। क्लोज के केस में इंटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट दोनों को लेके चलेंगे तो क्लोज डिस्क बोलेंगे। आपको सर्कल समझ में आया, ओपन डिस्क और क्लोज डिस्क समझ में आ गया। अगर हम बात करें तो इसका जब फिगर बनाएंगे तो आप जो है ओरिजिन सेंटर इसको ले लो और ऐसे जो है एक रेडियस ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये R रेडियस का होना चाहिए। तो ये जो है डॉटेड रहेगा इन द केस ऑफ ओपन, ठीक है। बीच के सारे पॉइंट इसमें कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन जब इस केस में बात करेंगे तो सेंटर समझ लो और ऐसे जो है पूरा जो है गोला बना लो। अब ये जो बाउंड्री पे पॉइंट है वो सारे पॉइंट भी आपके जो है डिस्क में काउंट होंगे। बात समझ में आ रही है? सर्कल हो गया, ओपन डिस्क हो गया, क्लोज डिस्क हो गया। अब जो है नेबरहुड की डिफिनेशन लेके चलते हैं। NBD लिखते हैं इसको शॉर्टकट में। वैसे तो नेबरहुड आप डिफिनेशन लिख लीजिए। तो नेबरहुड की डिफिनेशन क्या होती है ये बात आपको समझना है, क्योंकि नेबरहुड से ही आपकी कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेबरहुड की तो कोई भी पॉइंट ले लो। जैसे मान लो ये सर्कल है, यहाँ पे R आपका कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 कुछ हो सकता है। लेकिन नेबरहुड किसको बोलेंगे? जैसे मान लो कॉलोनी में आपका घर है तो आपके जस्ट जो सटे वही तो पड़ोसी है, कि जो चौराहे पे दुकान वाला है वो आपका पड़ोसी है, जस्ट सटे वाला आपका पड़ोसी है। तो यहाँ पे भी अगर मान लो आपके पास कोई एक नंबर Z है और Z नॉट है, और अगर इनके बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो गया या फिर Z माइनस Z नॉट लेस देन डेल्टा हो गया तो हम बोलेंगे कि ये नेबरहुड है। जैसे ये आपका सर्कल बड़ा सा दिख रहा है ना, यहाँ पे बिल्कुल छोटू सा सर्कल बनाइए, इतना छोटू सा, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो ओरिजिन है यहाँ से इधर चारों इसके नेबरहुड है। तो आप जो यहाँ पे डेल्टा या एप्सिलॉन कुछ भी लेके चल सकते हो जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा। और आपको बता दूं कि डेल्टा और एप्सिलॉन दोनों की वैल्यू जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होती है
मतलब कि सबसे छोटा इंटीजर 1, तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 लेके चलते हैं